सुप्रीम कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की अर्जी पर कहा है कि किसी आदेश की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन के सर्कुलर का पूरी तरह से पालन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी याचिका खारिज कर दी गई है। फिर से दोहरा दें, सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि उनकी पिटीशन पर, याचिका पर किसी आदेश की जरूरत ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन के सर्कुलर का पूरी तरह से पालन होगा। हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी जुड़ रहे हैं। निपुण सहगल लगातार सुप्रीम कोर्ट से, अंकित गुप्ता सुप्रीम कोर्ट से और मेरे सहयोगी शशांक जो कि बंगाल से हमें चुनावी प्रक्रिया की पल पल की खबर दे रहे हैं। निपुण के पास चलता हूं। निपुण, बड़ी खबर, आप अदालत के अंदर थे जब कपिल सिब्बल ने आर्ग्यूमेंट्स रखे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर तो कोई आदेश की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल आशीष, और ये तृणमूल के लिए झटका क्यों है ये मैं आपको पहले बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जब सिब्बल ने जिरह करनी शुरू की, अपनी बात रखनी शुरू की, तो जस्टिस जोय माल्या बागची ने कहा कि ये सर्कुलर तो ऐसा नहीं लिखता है कि राज्य सरकार का कोई कर्मचारी वहां हो ही नहीं सकता है, और अगर इसमें ऐसा चुनाव आयोग लिख भी देता तब भी हम दखल नहीं देते, क्योंकि चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार है कि वो किसको कहां पर ड्यूटी पर लगाने वाला है। ऐसे में हम दखल तब भी नहीं देते, लेकिन इसमें तो लिखा नहीं है। बाद में जब चुनाव आयोग के वकील DS नायडू आए तो उन्होंने कहा कि सिब्बल जितनी बातें कर रहे हैं वो मिसप्लेस्ड एप्रीहेंशंस हैं, यानी कि निर्मूल आशंकाएं हैं, इनको जमीनी सच्चाई का पता नहीं है। पहली बात कि जो नियुक्ति करता है, कर्मचारियों की जो ड्यूटी लगाता है, वो रिटर्निंग ऑफिसर राज्य सरकार का ही कोई अधिकारी होता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि हमने कभी ऐसा कहा ही नहीं कि मतगणना केंद्र में कोई राज्य सरकार का कर्मचारी होगा ही नहीं। उनकी भी ड्यूटी लगाई जा रही है, उसी पूल में से चयन किया जा रहा है, और एक अल्टरनेटिव व्यवस्था है कि एक केंद्रीय कर्मचारी तो एक राज्य का कर्मचारी। ऐसे में यह मांगना क्या चाह रहे हैं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया और कहा कि इस मामले में कोई आदेश की जरूरत नहीं है और जो सर्कुलर जारी किया गया उसका पूरी तरह से पालन हो। निपुण, एक बार फिर से दोहरा दें, यह सवाल मैं आपसे पूछने वाला था और आपने बड़ी अहम जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना, आयोग ने कहा था कि यहां वहां राज्य के कर्मचारी भी होंगे, और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि सर्कुलर के बारे में तो चुनाव आयोग ने कहा कि उसको अक्षरशः पालन करेंगे। अभी जो आपने महत्वपूर्ण बात कही, क्या फिर से दोहराएंगे? क्लियरली दर्शकों को बताएं, तृणमूल कांग्रेस सुने कि क्या राज्य के अधिकारी भी शामिल किए जा रहे हैं इस प्रक्रिया में? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग ने यही कहा है कि इनको आशंका किस बात की है हमारी समझ में नहीं आ रहा है, और हमने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं कि वहां केंद्र सरकार के ही लोग होंगे। जो पहली बात तो जो ड्यूटी, एक पुल तैयार किया जाता है, उसी पुल में से काउंटिंग के लिए ड्यूटी लगाई जाती है। उस पुल में राज्य सरकार के भी कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के भी कर्मचारी हैं। ये सर्कुलर कहता है कि एक तो माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं जो हमेशा केंद्र के ही अधिकारी होते हैं, वो एक अलग बात है। बाकी दो लोग जो होते हैं, काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट, उसमें से एक व्यक्ति केंद्र सरकार का या PSU का कर्मचारी होगा, अधिकारी होगा, यही लिखा हुआ है इसमें। और जो पूल तैयार किया गया है उसमें से रिटर्निंग ऑफिसर ड्यूटी लगाते हैं, और वो ड्यूटी ऐसे ही लगाते हैं कि एक केंद्रीय कर्मचारी है तो एक राज्य का कर्मचारी है। कभी भी ऐसा नहीं कहा गया कि वहां पर राज्य सरकार का कोई व्यक्ति होगा ही नहीं, उनके प्रतिनिधि वहां पर होंगे। और इसके अलावा वहां पर पोलिंग एजेंट, माफ कीजिएगा, राजनीतिक पार्टियों के कैंडिडेट के एजेंट होते हैं, तमाम वहां लोग होते हैं। CCTV से निगरानी वापस आऊंगा आपके पास। हमारे दर्शक भली भांति जानते हैं कि देश के सबसे बढ़िया लीगल जर्नलिस्ट आप हैं, जो बिल्कुल बारीकी से समझाते हैं कि अदालत किस तरह के फैसले देता है। आपने तफसील से समझाया, अब आपको बताते हैं कोर्ट रूम में हुआ क्या। कोर्ट रूम का दृश्य समझें। यह है कपिल सिब्बल जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अपीयर होते हैं, जज बैठे हैं और चुनाव आयोग के वकील। अब बताते हैं हम आपको बंगाल पर सुप्रीम सुनवाई हुई कैसे। कपिल सिब्बल ने, जिनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अपीयर हुए, दलील क्या रखी? 13 अप्रैल का सर्कुलर है, हमें 29 को पता चल रहा है। उन्हें उम्मीद थी कि आर्गुमेंट देंगे तो बीच में बैठे जो जज आपको नजर आ रहे हैं वो फैसला इनके हक में दे सकते हैं। इसको भी बाद में चुनाव आयोग की तरफ से काउंटर किया गया। कपिल सिब्बल दूसरी दलील देते हैं, चुनाव
आयोग मनमानी नहीं कर सकता, यह आरोप लगाया भरी अदालत में कपिल सिब्बल, जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वकील थे, कि चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर सकता। यानी सीधा आरोप लगा रहे थे क्या, कि चुनाव आयोग इसमें मनमानी कर रहा है। बंगाल पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर सकता, यह कहा कपिल सिब्बल ने अदालत में। और उन्होंने यह दलील देकर के यह कन्विंस करने की कोशिश की कि किसी तरह से अदालत को इस बात के लिए कन्विंस किया जाए कि हमारी याचिका में दम है। बंगाल पर सुप्रीम सुनवाई में कपिल सिब्बल ने फिर क्या कहा, इलेक्शन कमीशन को हर सीट में गड़बड़ी की आशंका लगती है क्या? आखिर क्या वजह है कि हर सीट पर वो इन ऑब्जर्वर्स को केंद्र से भेज रहे हैं, यानी केंद्र के अधिकारियों को लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को सुनने के बाद क्या कहा, चुनाव आयोग का ड्यूटी पर लगे हर कर्मचारी पर नियंत्रण होता है। सिब्बल साहब, उन्होंने कपिल सिब्बल की दलील पर यह जवाब दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, चुनाव आयोग को अपने अधिकारी चुनने का अधिकार है। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग को, यानी चुनाव आयोग के वकील जब वहां पर कोर्ट रूम में मौजूद थे, उनके पक्ष में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग को अपने अधिकारी चुनने का पूरा अधिकार है, हम उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा, केंद्र या राज्य के अधिकारियों में से चुन सकते हैं। चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो चाहे तो केंद्र या राज्य कहीं से भी अधिकारियों को चुन सकते हैं ऑब्जर्वर्स वहां पर बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कहा, हम उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते। और यही वो वक्त था जब लगा तृणमूल कांग्रेस को झटका। कपिल सिब्बल के आर्गुमेंट के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उन्होंने कहा, देखिए, फिर कपिल सिब्बल ने अपने आर्गुमेंट में कहा वह अपने सर्कुलर के हिसाब से ही चलें, क्यों ना जो सर्कुलर है उसके हिसाब से चलें कि आप राज्य के भी अधिकारियों को, एम्प्लॉइज को उसमें शामिल करें। कपिल सिब्बल ने आगे कहा, राज्य के कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जाए, सर्कुलर के हिसाब से चलिए, राज्य के अधिकारियों को भी शामिल करिए। यह दलील उन्होंने माफ कीजिएगा, अदालत के सामने रखा। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील देखिए, जो हम आपको कोर्ट रूम में दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा इनकी आशंका ही गलत है। ये जो आरोप लगा रहे हैं और जो आशंका जता रहे हैं वो पूरी तरह निराधार है। कैसे? इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं, हम नियमों के मुताबिक काम कर रहे हैं, जो नियम है जिसका वर्णन सर्कुलर में किया गया है, चुनाव आयोग उसी के मुताबिक तो काम कर रहा है। अदालत में इस तरह से दोनों पक्षों के बीच जिरह चलती रही। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आगे कहा, रिटर्निंग ऑफिसर जो कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर जो कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, उन्होंने अपनी दलील में कहा तो वो तो राज्य का ही होगा, वो तो स्टेट का ही होगा। फिर आप क्या सवाल खड़े कर रहे हैं? इस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने अपना पक्ष रखा गया। वह राज्य सरकार का ही अधिकारी होता है, जो हमने आपको बताया। ये सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, जज के सामने। 2 पैनल का विशेष जजों का बेंच था जिसने इस मामले की सुनवाई की और सारी दलीलें सुनने के बाद यह कहा कि इसमें तो अब कोई फैसला सुनाने का कोई मतलब ही नहीं है। वापस चलते हैं निपुण के पास। निपुण, अभी आपने जो जानकारी दी उसके आधार पर एक एक चीज दर्शकों को बताई कि कोर्ट रूम में हुआ क्या था। आप बता रहे थे कि राजनीतिक झटका कैसे लगा, वो आपने बिंदुवार तरीके से समझाया, तृणमूल कांग्रेस को झटका कैसे लगा। अब आप क्या ये समझाएं निपुण कि जब दलील रखी जा रही थी कपिल सिब्बल की तरफ से और उन्होंने कहा कि आप स्टेट के ऑफिशियल्स को भी शामिल करें, ये सारी दलीलें तो हाई कोर्ट में भी पेश की गई थी, वहां पर भी ऐसे ही रिजेक्ट हुआ था। देखिए, हाईकोर्ट ने इसी आधार पर रिजेक्ट किया था कि ये आशंकाओं के चलते यहां पर आए हैं और आशंकाओं के आधार पर कोई आदेश हम नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं वो बात कही है और हाईकोर्ट ने कोई आदेश देने से ही मना कर दिया था और कहा था कि आप बाद में चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो वहां ये पूरी बात निकलकर शायद नहीं आई थी। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट आ गए और यहां चुनाव आयोग ने बताया कि ये बार बार क्यों अलग अलग अदालतों में जा रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है, इनको जमीनी सच्चाई नहीं पता है और सर्कुलर में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि राज्य सरकार निपुण आपको जरा सा मैं रोक रहा हूं। शौकत रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। दादा, सुप्रीम कोर्ट दादा आपकी पार्टी पहुंची इस उम्मीद में कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आपने याचिका दायर की। उम्मीद रही होगी आपको कि सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में फैसला दे सकता है। आर्गुमेंट्स ज्यादा आपने सुने और सुप्रीम कोर्ट ने तो यह तक कह दिया कि इसमें तो आदेश की भी जरूरत नहीं, आपको भरोसा करना होगा, चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया उसका तो पालन किया जाएगा।
हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोले है तो हम क्या करेंगे। हमें कहना था कि केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारी रहेंगे काउंटिंग में, ये सही नहीं है। क्यों राज्य सरकार के कर्मचारी को नहीं लिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। वो बोला कि उसका 13 तारीख का जो निर्देश है इलेक्शन कमीशन का वही चलेगा, तो ठीक है। दादा सुप्रीम कोर्ट ने तो बल्कि ये कहा है कि राज्य सरकार के भी अधिकारी जो चुनाव आयोग ने सर्कुलर में कहा है वो उसका पालन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो उल्टा चुनाव आयोग की इस बात पर भरोसा जताया है। तो ये आशंका क्यों जताई गई थी? उनका एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस याचिका का तो कोई मतलब ही नहीं था। दादा इस तरफा नहीं होना चाहिए, यही हमको कहना था कि केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारी करेंगे काउंटिंग, ये सही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना राय दे दिया, करेंगे क्या। दादा आप अब देखिए 4 तारीख को काउंटिंग होनी है, उसके पहले तृणमूल कांग्रेस इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी जाती है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है। क्या आप ये मानेंगे दादा, इतना आपका बड़ा राजनीतिक अनुभव है, कि ये पॉलिटिकल झटका है तृणमूल कांग्रेस के लिए? एकदम नहीं। काउंटिंग में होता क्या है, काउंटिंग तो काउंटिंग ही करेगा कर्मचारी लोग। हम चाहते थे कि काउंटिंग को फेयर होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे समझते हैं तो इसको मान लेंगे हम, कोई झटका नहीं है हमारे। दादा बस एक सवाल और करना चाहता हूं। आपने कहा कि फेयर हो काउंटिंग, सुप्रीम कोर्ट में ये दलील भी रखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेखांकित भी किया दादा कि जब माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी होंगे, जो वहां पर काउंटिंग एजेंट्स होते हैं वो भी रहेंगे, और उम्मीदवारों के जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, काउंटिंग एजेंट्स, वो भी मौजूद रहेंगे। तो फिर किस बात की शंका दादा? आप ये मान क्यों नहीं रहे कि फेयर काउंटिंग ही तो होगी? तृणमूल कांग्रेस को शंका क्यों थी दादा? नहीं, एक तरफा नहीं होना चाहिए, ये हमको कहना था। क्यों केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, क्यों राज्य कर्मचारी को भी इसमें नहीं लिया जाएगा? पोलिंग के समय तो राज्य के कर्मचारी भी काम किया, तो इसको क्यों इसके बाहर किया गया हमें पता नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सौगतो घोष तृणमूल कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के सांसद हैं। वापस चलता हूं निपुण के पास। निपुण, सौगतो घोष की बातें आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि फेयर तरीके से काउंटिंग किया जाए। हालांकि दादा को मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि चुनाव आयोग ने जो सर्कुलर दिया है, जो उनका आदेश है, उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। लेकिन ये शक जो तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जताया, सुप्रीम कोर्ट का उससे कतई कन्विंस नहीं होना, और आप कह भी रहे थे कि ऐसा पहले कोई प्रेसिडेंट था भी नहीं। बिल्कुल ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं था, और मैं इसी बात की तरफ आ रहा था क्योंकि हमने ये दर्शकों को बताया कि कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली एक तरह से कह दिया कि वैसे तो चुनाव आयोग के सर्कुलर में लिखा है कि ये कहीं नहीं लिखा है कि राज्य सरकार का कोई कर्मचारी हो नहीं सकता है, लेकिन अगर वो लिख भी देते तब भी हम दखल नहीं देते। यानी चुनाव आयोग मनमानी कर सकता है चुनाव के मामले में, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा। हालांकि इन बातों की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब चुनाव आयोग के वकील ने अपनी बात कहनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि ये निर्मूल आशंकाओं को लेकर यहां पर आ गए हैं, और शुरू से यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार का नॉमिनी भी, यानी राज्य सरकार का कर्मचारी भी मतगणना केंद्र में रहेगा, उसकी भी ड्यूटी लगाई जाएगी, वो भी वहां पर होगा। तो ऐसे में इनको किस बात की आशंका है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो बार बार ये कह रहे थे कि फेयर होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए, इन बातों को ना तो सुप्रीम कोर्ट ने माना, और बाद में चुनाव आयोग ने स्पष्ट भी कर दिया कि वहां पे राज्य सरकार के लोगों को प्रतिबंधित नहीं कर दिया गया है। बड़ा अजीब सी स्थिति क्रिएट हो गई है। सवाल तो यह भी उठता है कि बताइए, मतलब सुप्रीम कोर्ट को यह बताना पड़ रहा है उस राज्य में, माफ कीजिएगा, जो उस राज्य की अगुवाई कर रही है तृणमूल कांग्रेस, कि भाई मामला तो कुछ और ही है, आप बिना मतलब सुप्रीम कोर्ट चले आए। अधिकारी तो स्टेट गवर्नमेंट के भी शामिल किए जा रहे हैं। खैर अचरज की बात है। शशांक, आपके पास आता हूं। 15 बूथों पर वहां पर रीपोलिंग हो रही है, इतना बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस को लगा, उसका कोई इंपैक्ट वहां नजर आ रहा हो? लोगों से बात करें।
जी बिल्कुल, देखिए हम लोगों से बात करेंगे। एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें तो यही लग रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार आ सकती है। अब काउंटिंग से पहले कानूनी लड़ाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ भी जो है टीएमसी को झटका लग गया। बहरहाल देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच 15 बूथों पर रीपोलिंग जो है वो जारी है। 29 तारीख को आखिरी चरण में इन बूथों पर वोटिंग हुई थी, लेकिन ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। उसके बाद जो है देखिए रीपोलिंग जो है वो हो रही है। लोगों में गजब का उत्साह जो है वो वोटिंग को लेकर नजर आ रहा है। इस वक्त हम डायमंड हार्बर में हैं और ये बूथ नंबर 243 है। हम लोगों से भी जो है बातचीत करेंगे। देखिए गर्मी काफ़ी है, लेकिन लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का जो इंतजार कर रहे हैं। दादा, आप लोग वोट करने के लिए आए हुए हैं, गर्मी भी काफ़ी है, रीपोलिंग हो रही है, कोई परेशानी हो रही है? नहीं दादा, कोई परेशानी नहीं क्या मुद्दे हैं आपके? है। मुद्दा है वोट दे के घर जाए। नहीं, कुछ सोच के वोट डालेंगे ना? उसके वोट जैसे वो बाद में पता चल। आप भी दादा लाइन में खड़े हैं, ये बताइए जब आप वोट डालने आए हैं तो क्या आपके दिमाग में चल रहा है? अच्छा लग रहा है देने के लिए। अभी रीपोल हो रहा है, फिर वोट तो दिया है 29 तारीख को, फिर दे रहा, अच्छा लग रहा है। इस तरह की सरकार चाहिए काम करने वाले। हाँ, काम करने वाले, रोजगार देने। अच्छा, यहाँ और क्या काम होने की ज़रूरत है? क्या समस्याएं इधर की? ये समस्या जो है तो हम लोगों को तो पता है सब लोगों को, लेकिन जो है न्यूट्रल चलेगा, बस वही बात है और कुछ नहीं। अच्छा, और आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे जो तो मेरा पर्सनल है ना, वो कोई मेरा पर्सनल मैटर है ना, वही है। देखिए महिलाएं भी जो हैं वो खड़ी हैं, हम उनसे भी जो है बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी, आप आई हैं वोट डालने के लिए, दोबारा यहाँ वोटिंग हो रही है इस बूथ पे। जब आप अभी वोट करने आए हो तो क्या सोच कर आए हो? कैसी सरकार आपको चाहिए? आपका विधायक कैसा है? हिंदी नहीं चाहिए, हिंदी नहीं समझ आती है। आप बताइए, वोट करने आई तो आप महिला हैं, क्या समस्या है आपकी जो दूर हो आप चाहती हैं? তো এখানে থাকি না, কাজের সূত্রে এখন বাইরে থাকি, ভোটের জন্য এসেছি। সব ভালো। চিন্তা এখানকার, কিন্তু কাজের সূত্রে বাইরে থাকতে হয় দূরে। आप हिंदी समझती हैं? देखिए थोड़ा लोगों को यहाँ जी हिंदी समझने में परेशानी हो रही है, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच जो वोटिंग है वो जारी है। देखिए दक्षिण 24 परगना में ये जो है 15 बूथों पर 2 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वोटिंग हो रही है और ये टीएमसी का गढ़ है। ये जो पूरा इलाका है ना, टीएमसी में जो नंबर 2 है ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनका अभेद किला जो है वो माना जाता है। 4 को नतीजे आने हैं, लेकिन 15 बूथों पर जो है वो रीपोलिंग सुबह से जारी है, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। ठीक है शशांक, इसी तरह मुझे याद है कि जब तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने पहली बार सरकार बनाई थी तो जो शब्द का आपने अभी इस्तेमाल किया, कहा जाता था लाल किले को कोई ढा नहीं सकता, लेकिन ममता बनर्जी ने ढा दिया था। इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। एग्जिट पोल्स का आपने जिक्र किया, एग्जिट पोल्स ने इशारा किया कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। वापस चलता हूं अंकित के पास। अंकित, जो सुप्रीम कोर्ट ने बात को रेखांकित किया, क्या यह कहना गलत होगा कि कंफ्यूजन में चले आए सुप्रीम कोर्ट? जी बिल्कुल, ये कंफ्यूजन में चले आए या एक राजनीतिक उनके जो है मूव हम कह सकते हैं आशीष, क्योंकि आप भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज को बखूबी का जानते हैं। उनका जो किस तरीके से एक परसेप्शन जो बिल्ड करना, नतीजों से पहले एक परसेप्शन बिल्ड करने की लड़ाई संभवतः वो थी। आशीष, 13 अप्रैल के सर्कुलर की लगातार बात हो रही है। मेरे पास में वो सर्कुलर है, उसका एक पॉइंट पढ़ देता हूं जिससे तस्वीर साफ हो जाएगी, जिसको लेकर के पूरा विवाद था। जो सर्कुलर है उसका पहला पॉइंट क्या कहता है? एटलीस्ट वन अमंग द काउंटिंग सुपरवाइजर एंड काउंटिंग असिस्टेंट एट ईच टेबल शेल बी आ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल पीएसयू एम्प्लॉय। इसका क्या मतलब हुआ? काउंटिंग सुपरवाइजर या काउंटिंग असिस्टेंट जो 2 लोग होंगे, उसमें से एक सरकारी कर्मचारी होगा, दूसरा राज्य का हो सकता है, केंद्र का हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो साफ तौर पर जो है जो जानकारी दे रहे हैं अंकित, वापस आऊंगा आपके पास वापस आऊंगा। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ संजय शर्मा जुड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता। संजय जी, आपको आवाज मेरी मिल रही है? संजय सरकार, माफ कीजिएगा, संजय सरकार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा। संजय सरकार जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो सर्कुलर चुनाव आयोग का है उसमें तो खुद ही लिखा हुआ है कि जो वहां पर काउंटिंग सेंटर्स पर अधिकारी मौजूद होंगे उसमें स्टेट गवर्नमेंट से भी लोग शामिल होंगे। तो आप क्या महज सिर्फ राजनीति करने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे ऐसे मसले पर, माफ कीजिएगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फैसले तक की जरूरत नहीं है? देखिए, चुनाव आयोग चुनाव होने के पहले से अभी तक जो मनमानी कर रहा है, शायद आप देखें बिहार तो हिंदुस्तान के अंदर में पड़ता है, बंगाल हिंदुस्तान का बाहर में जरूर नहीं पड़ता है, तो मतलब जो उसी हिंदुस्तान का मैप के अंदर में आता है। जब बिहार में जब चुनाव मतलब SIR हुआ था, वहां पर बोला गया 2002 का वोटर लिस्ट में जिसको नाम रहेंगे उसको दूसरे को जरूरत है ही नहीं है, दूसरे को जरूरत है ही नहीं है।
लेकिन बंगाल में आते आते क्या हो गया, बंगाल में आते आते बहुत सारे मतलब नियम कानून सब पलट गया। मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई थी, वो भी इंटेलिजेंस ब्रांच में। तो मैंने जब मेरे 2002 का वोटर लिस्ट में मेरा नाम देखा है, बोला आपका 87 का पहले क्या है, देखिए 87 जून का पहले क्या आप दिखाइए। हमने क्यों, सर्कुलर तो ये दिखाया, तो आप फिर मेरे को दोबारा क्यों मांग रहे हैं? बोले नहीं ये वो नहीं, हम लोग को ये जरूरत है। तो इस तरफ से मनमानी, तो जब सुप्रीम कोर्ट में गया हम लोग, सुप्रीम कोर्ट जब चुनाव आयोग को फटका लगाया तब उस जाकर हटा है पीछे से। आप 2002 के लिस्ट में नाम रहने के बावजूद भी आप अगर दोबारा डॉक्यूमेंट कुछ मांगेंगे, 87 के डॉक्यूमेंट दो, फिर बोलेंगे और कुछ डॉक्यूमेंट दो, ये सब तो माना नहीं जाता। क्योंकि देश में तो एक नियम एक कानून होता है ना, अलग स्टेट में अलग अलग कानून होता है। अगर इसे कानून होता तो सरकार साहब मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार जुड़ रहे हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी सुकांता मजूमदार साहब? नमस्कार, आवाज आ रही है? जी 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 सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने सुना। एक तरह से तो उन्होंने फैसला देने से इनकार कर दिया। तृणमूल कांग्रेस अभी भी कह रही है कि भाई धांधलियां हो रही थी, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट का इस याचिका को खारिज कर देना, आपका क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार नकार दिया है। बहुत बड़ा सेटबैक टीएमसी को हुआ है और 4 तारीख को इससे भी बड़ा सेटबैक टीएमसी को मिलने वाला है और बंगाल की जनता ये सेटबैक टीएमसी को देगी। सर, सुप्रीम कोर्ट जब पहुंची थी तृणमूल कांग्रेस तो उन्होंने ये आशंका जाहिर की थी और अभी भी हम जो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई रणनीतिक साजिश थी कि आप सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय अधिकारियों को क्यों तैनात कर रहे हैं? देखिए, एक इलेक्शन कमीशन का जो प्रीवियस तजुर्बा है ड्यूरिंग द इलेक्शन या काउंटिंग के समय भी जिस तरीके से मैनिपुलेशन होने की संभावना है और पिछले इलेक्शनों में जिस तरीके से देखा गया तृणमूल कांग्रेस के द्वारा प्रभावित राज्य सरकार के जो कर्मचारी संगठन है, वो कर्मचारी संगठन जो तृणमूल के नाम पे ही संगठन है, वो संगठन वोट काउंटिंग के समय कोशिश करता है कि वोटों के जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को प्रभावित करने का। बहुत सारे ऐसे घटना इलेक्शन कमीशन के सामने इससे पहले भी आई है और इलेक्शन कमीशन अपनी प्रीवियस तजुर्बे से सीख रही है। तो स्वाभाविक है इलेक्शन कमीशन इसको कार्ड करने के लिए ये जो डिसीजन लिया है, ये डिसीजन लिया है। जबकि सेंट्रल में अगर देखें, सेंट्रल में अगर बैंकिंग कर्मचारी होगा तो बैंकिंग में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी का नहीं है, दूसरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोगों का है। अभी थोड़ी देर पहले शौगता रॉय साहब से मैं बात कर रहा था सर, और वो ये कह रहे थे कि हम तो सब चाहते हैं कि फेयर काउंटिंग हो, यानी उन्हें अभी भी तृणमूल कांग्रेस को इस बात का शक है कि काउंटिंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी। उनके एजेंट रहेंगे, उनके लोग रहेंगे, डीएम उनके द्वारा ज्यादातर जगह पे अपॉइंटेड किए गए डीएम है। सारे आरओ जो है वो एसडीओ लेवल के ऑफिसर है। बंगाल में सारे एसडीओ 90% एसडीओ आपके डब्ल्यूबीसीएस कैडर है, वेस्ट बंगाल कैडर है, तो सारा सिस्टम उनका है। क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक घबराहट है? क्या आपको लगता है इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव था? हार के डर से अभी से हार का कॉज या एलिबाई जो भी बोले वो बनाने की कोशिश है, बना के रख रहे हैं कि हारने के बाद ये बोलना है। एग्जिट पोल्स में तो अभी तक यही दिखाया गया है शौगता साहब कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में सरकार बना सकती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस तो लगातार दम भर रही है कि अगर फेयर तरीके से चुनाव हुए हैं, ईमानदारी के साथ काउंटिंग हो जाए तो हम ही सरकार बनाएंगे। और इसी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट गए थे क्योंकि उनका आरोप ही है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिल करके पूरे चुनावी प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, चुनाव आयोग ने ऐसा स्टेप लिया है क्या जो तृणमूल कांग्रेस ने कहीं पे दिखा पाया हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बायस होके काम कर रही है क्या? हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूट्रल इलेक्शन कराने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन पे मारपीट होना, मर्डर होना, ब्लड शेड होना नेचुरल है क्या? भारत में किसी भी हिस्से में होता है क्या? आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में इलेक्शन के समय मारपीट का दृश्य आपने कभी देखा है क्या लास्ट 5-10 सालों में? बंगाल में इस बार भी हुआ, कम हुआ लेकिन हुआ। पिछली बार की अगर देखे या पिछले 2-4 इलेक्शन को देखे, हर इलेक्शन में कोई ना कोई किसी न किसी व्यक्ति का जीवन हानि हुआ है। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इलेक्शन कमीशन अगर कड़ाई से कर रहा है जिसमें किसी का जीवन हानि नहीं हो रहा है, कोई इंजर्ड लोगों की संख्या कम हो रही है,
तो अच्छी है, देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शौकंदो मजूमदार साहब, केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक घबराहट थी तृणमूल कांग्रेस की, और सरकार तो भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर कहा है कि इस पर किसी आदेश की जरूरत नहीं, इलेक्शन कमीशन के सर्कुलर का पूरी तरह पालन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर कही यह बड़ी बात। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी याचिका तृणमूल कांग्रेस की खारिज हो गई। इसकी अर्जेंट हियरिंग की जा रही थी आज, 2 जजों की बेंच ने की सुनवाई और आखिर में कहा कि इस पर तो कोई आदेश तक देने की जरूरत नहीं है। बड़ा पॉलिटिकल राजनीतिक झटका तृणमूल कांग्रेस के लिए। चलिए, इस सुप्रीम फैसले पर हमारे साथ लगातार हमारे 2 सहयोगी निपुण सहगल, अंकित गुप्ता और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। संजय सरकार तृणमूल कांग्रेस से, सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी से। निपुण, सबसे पहले आपसे मैं कमेंट लेना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया और कहा कि इसमें तो कोई जजमेंट देने तक की जरूरत नहीं है, यह याचिका तो स्टैंड ही नहीं करती। बिल्कुल आशीष, आपको ध्यान होगा कि सुबह 10:15 बजे मैं और आप बात कर रहे थे इसी तरह से लाइव के दौरान, तब आपने पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई मेरिट दिखा है मामले में जिसके चलते शनिवार को सुनवाई हो रही है, और मैंने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट न्याय के उस सिद्धांत का पालन कर रहा है कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए। यानी अगर कोई पार्टी यहां पर आई है और कुछ आशंका जता रही है तो उसको सुनना जरूरी है, क्योंकि सोमवार को मतगणना होती है। तो ये बात साबित हुई कि सुप्रीम कोर्ट को कोई मेरिट नहीं दिख रहा था, बल्कि इसलिए सुना क्योंकि कोई कुछ कहना चाह रहा था। दूसरी बात यह कि हमने ये बात भी की थी कि तृणमूल लड़ती हुई दिखना चाहती है, तो लड़ती हुई दिखती हुई यहां पर आई। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो बात सर्कुलर में साफ तौर पर लिखी है कि 2 लोगों जो वहां पर टेबल पे जो लोग होते हैं उनमें से एक अधिकारी केंद्र का होगा, कम से कम एक अधिकारी, तो वहां तो ये नहीं लिखा है कि राज्य का कोई होगा ही नहीं। यही बात चुनाव आयोग ने यहां पर कह दी। तो क्या तृणमूल कांग्रेस ये बात को समझ नहीं पा रही थी याचिका दाखिल करते समय? इसका जवाब तो तृणमूल ही दे सकती है। लेकिन चुनाव आयोग ने जब बताया कि हमारे सर्कुलर में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हमने राज्य सरकार के नॉमिनी को प्रतिबंधित कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद कहा कि अब तो आगे कोई सुनवाई की वैसे भी जरूरत नहीं है। निपुण, वैसे मैं आपको बताऊं ऑन अ लाइटर नोट, आपने जो रेफरेंस दिया, जो पहला सवाल मैंने आपसे किया था, आपके साथ ना इस तरह के बात विवाद और अदालती फैसले को समझने में काफी लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। बी रेस्ट एश्योर्ड, अगली बार मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं चलता हूं अपने गेस्ट के पास, एक बार अंकित के पास वापस आऊंगा। संजय सरकार जी, जो बात अंकित कह रहे थे वो सवाल मैं आपसे, माफ कीजिएगा निपुण कह रहे थे, वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब सर्कुलर में ही लिखा है कि राज्य के अधिकारी शामिल होंगे, ये बात समझने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकारी तौर से जो कर्मचारी वहां पर भेजा जाता है काउंटिंग में, ज्यादा से ज्यादा आरएसएस और बीजेपी वाला आदमी को ही भेजते रहते हैं, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करके ये मेरे लिए काम कर सकते हैं, ये मेरे लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एक मिनट देखिए, ठीक है, आपका पॉलिटिकल आरोप होगा। एक मिनट एक लीगल नहीं, सरकार साहब आप बोलिएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं हवाला दे रहा हूं जज साहब का, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सरकार साहब, एक मिनट, सरकार साहब सुन ले, फिर तय कर लीजिएगा कि मैं पत्रकार हूं या किसी पार्टी का प्रवक्ता। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मैटर को सुना तो हम ये मान के चलते हैं कि वो सभी चीजों को पहले फैक्टर इन करते हैं, तब अपना फैसला देते हैं। आप जो राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जज बागची और जो दूसरे जज साथ में बैठे थे उनके जहन में बात रही होगी कि ये पॉलिटिकल आरोप लगाया जाता है? सुनिए, जज पीएस नरसिम्हा और जयमल्लो बागची दोनों बैठे थे, ठीक है, डबल जो बेंच में बैठे थे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, देखिए जब खारिज हो गया, इसमें आपको इतना उत्साहित दिखाई दे रहा था, शायद भारतीय जनता पार्टी को जो प्रवक्ता बैठा है उसको भी इतना उत्साहित नहीं दिखा दिया जितना उत्साहित आपको दिखा दिया। फिर आप देखिए, आप बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं आपके आरोप को। आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। जो फैसला था दर्शकों को बताना था, यह आरोप ना लगाएं। आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करें। आपका मैं एक निष्पक्ष बात की उम्मीद आप कर सकते हैं, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ। सर, इसीलिए बोल रहा हूं, आप बोले तो अब मैं चुप होकर आपकी बात सुन रहा हूं। सुनिए, अभी सुनिए आप,
तो हमने बोला था देखिए जिसको भेजा जाएंगे सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करके भेजा जाएंगे, क्योंकि तमाम संस्था में आरएसएस और बीजेपी को आदमी को घुसा दे। इवन मीडिया में भी आरएसएस और बीजेपी जो चल रहा है उसी हिसाब से चल रहे हैं, आज चला रहे हैं, चाहे एग्जिट पोल हो, चाहे आप न्यूज दिखाओ, बा कुछ करो, पूरा मतलब ये कहा हुआ प्रधानमंत्री के दफ्तर से पहले हिरेन चलाते थे, अभी हिरेन के जगह अमित शाह कृष्णा मेनन मार्ग से चलाते हैं। ठीक है, तो यही तो हो रहा है आज के तारीख में। निष्पक्षता कहां पर? भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक उपाय में जीत ही नहीं सकता। धांधली एक उसको उपाय है जिसमें वो जीत सकता है। मैं आपको बात करता हूं, मैं अगर जिस दिन बैलेट में वोट हो जाएंगे ना, 30 सीट 544 में 30 सीट नहीं मिलेगा, आप लिख के रख दीजिए, लिख के रख दीजिए। जनता उनको फेवर में नहीं है। आप 100 आदमी से पूछिएगा, मैं 90 आदमी भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ, चाहे नौजवान हो, चाहे 80 साल का ये है और उनको अभी 80 साल का बुजुर्ग है, तभी एक ही बात हम पसंद नहीं है। ठीक है दादा, दादा आपने अपनी बात कह दी, ठीक है। आप ये दावा कर रहे हैं कि निष्पक्ष तौर पर चुनाव हो जाए तो 30 सीट भी नहीं आएंगे। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। सिद्धार्थ जी, मुझ पर भी आरोप लगा दिया, सभी संस्थाओं पे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट गई थी तृणमूल कांग्रेस, इसीलिए मैं तृणमूल कांग्रेस से सवाल कर रहा था। आपसे भी करना चाहता हूं कि ये जो आरोप तृणमूल कांग्रेस लगा रही है कि आप लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, चुनाव आयोग हो चाहे तमाम एजेंसियां, उनका गलत इस्तेमाल करके चुनाव को इन्फ्लुएंस करके चुनाव जीतने की कोशिश, इस फैसले पर भी अपना रुख दीजिएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को, उस पर तो फैसला देने से भी इनकार कर दिया। देखिए आशीष जी, अगर मैं कहूंगा तो हो सकता है कि आप ना माने या कोई और ना माने, पर देश की उच्चतम न्यायालय जब कह रही है तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का डाउट इसमें बच जाता है। उच्चतम न्यायालय के लिए एक बहुत बड़ा कमेंट है। स्पेशल हियरिंग करने के बाद उच्चतम न्यायालय बोले कि ये हमारे फैसला देने लायक भी नहीं है। जो वकील वहां मौजूद थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सबको पता है सच्चाई क्या है। सर्कुलर के अंदर जब ये लिखा ही नहीं कि राज्य सरकार के एम्प्लॉयज नहीं रहेंगे, तो आपने सुप्रीम कोर्ट का इतना समय बर्बाद क्यों किया? आप टीवी पे इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप जनता में जाकर के इतना भ्रम क्यों कर रहे हैं? पर टीएमसी की आदत ये हो चुकी है, 4 तारीख की हार को देखते हुए वो पहले एक अपना प्रपंच रचना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि हम कैसे ना कैसे क्लैरिटी बना लें, कहानी बना लें। आप क्यों हंस रहे हैं? आपने जो बातें कही उन्होंने भी शांति से सुनी, हंसी क्यों आ रही है? वो बोला 4 तारीख को मेरे को, मैं 4 तारीख को आप इन्हीं को बुलवा लीजिए आशीष जी, इनको 4 तारीख के बाद कोई और सुनेगा नहीं, आप ही बुलवा लीजिए। 4 तक आपके दर्शक। नहीं, एक मिनट दादा आपके पास आऊंगा, एक मिनट। सिद्धार्थ जी, आप अब पहले अपनी बात पूरी करें। मैंने तो सिर्फ इसलिए बोला कि आपकी बात पे हंस रहे थे। हम तो हंस रहे हैं, हम कुछ बोला है नहीं तो आप कितना उत्साहित है। अरे यार दादा चुनाव आयोग कहता है पिटीशन के तृणमूल कांग्रेस के कि इस पर तो फैसला भी नहीं दे सकते और आप हंस रहे हैं। आइए ना, आप प्रवक्ता बन जाइए प्रदीप भंडारी जैसे, ठीक रहेंगे। ऐसा है कि आपको, अब आप एक काम करता हूं, आपको जितने आरोप मुझ पे लगाते जाइए। मेरा फर्ज है सवाल पूछने का, मैं फिर भी आपसे पूछता हूं, आपकी हंसी का वजह जरा बताएं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इस पर फैसला तक नहीं देना चाहते। पूरी हो जाने दीजिए। अच्छा ठीक है दादा, आपके पास वापस, दादा पक्का वापस आता हूं आपके पास, आपकी हर एक बात सुनने के लिए। सिद्धार्थ जी, बात पूरी करिए। मैं बस अपनी बात पूरी कर दो। देखिए 4 तारीख को जो परिणाम आने हैं, टीएमसी को उस परिणामों का पूरा अंदेशा है और उस अंदेशे को देखते हुए, अपनी उस हार को भांपते हुए टीएमसी हर रोज एक नया ड्रामा रच रही है। जो उन्होंने स्ट्रांग रूम के बाहर किया वो इनका ड्रामा था। इनको आमंत्रण दिया गया, फिर भी ये नहीं गए और बाद में पहुंच करके ड्रामा करने लगे। जो पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन होता है वो इनको पता है, सारे चुनावी प्रक्रियाएं इनको पता है। इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर कोई आज का नहीं है, 13 तारीख का सर्कुलर था। रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है वो राज्य सरकार के ही है, सब टीएमसी जानती है। पर 4 तारीख की जो हार होनी है उसको लेकर के एक नैरेटिव बिल्डिंग करी जा रही है। 3-4 दिन आपके शो में आकर के कहा जाएगा कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो ऐसा होता वैसा होता, और 4 तारीख को इस कहानी का क्लाइमैक्स हो जाएगा जब ये कहेंगे कि हम तो निष्पक्षता नहीं थी इसलिए हार गए। अच्छा। पर ये नहीं बताना चाहेंगे कि 15 साल का जो कुशासन था उसके कारण जनता ने। सिद्धार्थ जी, अब सरकार, दादा आप मुझ पे आरोप लगा रहे थे, चलिए आपके मतलब का एक सवाल करता हूं। अभी तक भरसक प्रयास करके, एड़ी चोटी का जोर लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार कोशिश कर ली, ममता बनर्जी को हराने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। ये एक सच्चाई है। आपको लग रहा था मैं प्रवक्ता की तरह बात कर रहा हूं, अब जवाब दीजिए। अब सिद्धार्थ जी कह रहे हैं वो इतिहास इस बार बदलेगा, 4 तारीख को सरकार भाजपा बनाएगी, और आप पर आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस लगातार ड्रामा कर रही है। सुनिए, मैं एक चीज आपको बताता हूं, 226 का नीचे भी नहीं है, 255 को ऊपर भी नहीं जाएंगे। मैं आपको हकीकत बता दे रहा हूं, 8 घाट 360 वाला पार्टी हम नहीं है।
जब सर्दी का मौसम आता है, देखिए माइग्रेंट बाट लोग सब आ जाता है ना, झील उल जहाँ रहता है, नाला आपको तालाब उलाब में आके बैठ जाता है। फिर जैसे भी सर्दी का मौसम चला जाता है, माइग्रेंट बाट भी चला है। माइग्रेंट लीडर लोग सिर्फ चुनाव के समय बंगाल में दिखाई देता है, अमित शाह से लेके तमाम बड़े बड़े भाषण देके। बंगाल का जो जनता है ये भाषण के ऊपर विश्वास नहीं करता, रेशन के ऊपर विश्वास करता है। कौन रेशन दे रहा है, कौन खाना दे रहा है। और रह गया सरकार, हम हकीकत में आपको बताओ 4 तारीख मेरे सरकार गठन हो रहा है, नेटो में सन्यास लेके कन्याकुमारी चला जाएंगे। इतना बड़ा राजनीतिक दावा आपको सच कर दिया। लेकिन आप बताओ, आप बोलिएगा जी आप 4 तारीख के बाद में आप निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता कीजिएगा, और नहीं तो आप भी मेरे साथ, आप मेरे जगह में आप चला जाइएगा 4 तारीख को कन्याकुमारी सन्यास लेकर। आप बोल दीजिए एक बार। अच्छा ठीक है दादा, चलिए मैं आपकी खुशी के लिए बोल देता हूं कि मैं आपकी खुशी, सुनिए मेरा कॉन्शियस क्लियर है, आप कह रहे हैं तो चलो बोल देता हूं। मैं आपको वादा करता हूं कि निष्पक्ष पत्रकारिता एबीपी न्यूज की लगातार चलती रहेगी। आप तो आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप को जानते हैं दादा, फिर ऐसा आरोप लगा रहे, मतलब मुझे हंसी आ रही है। खैर कोई बात नहीं, सिद्धार्थ जी मेरे बहुत अच्छा रिलेशन है। हाँ ठीक है ना दादा, मैं तो कह ही रहा हूं हमारे, आप सुनिए मेरी बात, इसीलिए कह रहा हूं कि आप इस संगठन को जानते हैं और फिर यहाँ के एक न्यूज एंकर पर इतना बड़ा सवाल कर, मतलब मुझे भी हंसी आ रही है। खैर इसको यही विराम लगाते हैं। एक मिनट सिद्धार्थ जी, आपने सुना वो आंकड़े क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की कोई गुंजाइश ही नहीं है सरकार बनाने की। जब इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं तो ये पूछता हूं कि क्यों नहीं बाहर जा रहे हैं और क्यों नहीं जाकर कोई सरकार का अलर्ट आ रहा है। आशीष जी आपकी आवाज में कुछ थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सिद्धार्थ जी? फिर से आवाज में। अच्छा दादा, सरकार साहब मैं वापस आपके पास आता हूं। मुझे एक बात बताएं, एक बार फिर से वापस आज के एक बार जजमेंट पर आऊंगा और उसके बाद आपसे राजनीतिक पहलुओं पर भी बात करूंगा। आज हमने देखा कपिल सिब्बल साहब ने अदालत में कहा कि भाई सर्कुलर का ही पालन क्यों नहीं किया जाता। पहले तो आपत्ति रेस की, सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्जन दिया तो उन्होंने कहा फिर सर्कुलर का पालन क्यों नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट को यह समझाना पड़ा कि उसी सर्कुलर में लिखा है, चुनाव आयोग की तरफ से यह आश्वासन है कि राज्य के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या यह पहले बात समझ में नहीं आई थी, किसी तरह की कंफ्यूजन थी, या फिर जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि महज राजनीति के लिए तृणमूल कांग्रेस आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, मैं समझदार का इशारा ही काफी होता। अब रंजन गोगोई को देखे है कि नहीं, राज्यसभा मेंबर, पी सदवान को देखे थे, राज्यपाल हो, अरुण मिश्रा को देखे थे, ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन बने थे। तो हम तो वहां पर जब पहुंच गए तो तब निष्पक्ष कि वहां भी सवाल उठाएंगे। जब अरुण साठे को जज बनाया जाता है, अरुणा साठे को जब जज बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी को, प्रवक्ता को, आप सोचते हैं वहां पर निष्पक्ष जज मिलेंगे अपोजिशन वालों को? कभी मिल सकते हैं? आज मैं दावा को सदैव कह सकता हूं, अगर यूपीएससी से अगर कोई जज बन के आते थे, 99.9% ये लोग जज नहीं बन पाता था, पता है 1% जज बन सकता था। उसको ये होता है इंडियन जुडिशियल सर्विस होता था, जैसा आईपीएस लिखा था इंडियन पुलिस सर्विस, और इंडियन जुडिशियल सर्विस लिखा रहता था। मैं आपको दावा को, ये निष्पक्षता आप बोले ना, अब निष्पक्षता का समाना आपको सामने खोल कर दिए थे। अभी आप हम क्या बोलने बोले। अब आपको एक ऐसी बड़ी खबर बताते हैं जो अभी अचानक ही सैकड़ों फोन्स पर आप लोगों ने विटनेस की होगी। सरकार ने आपदा अलर्ट सिस्टम का टेस्ट किया है। करोड़ों मोबाइल पर एक साथ बजे सायरन्स। मोबाइल आधारित आपदा अलर्ट सिस्टम का टेस्ट किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। यह बड़ी पहल, इसकी जानकारी आपको दे दें, अब से चंद लम्हों पहले आप में से करोड़ों लोगों के मोबाइल पर अचानक ही आपको आवाजें सुनाई दी गई होंगी और एक अलर्ट पॉपअप किया होगा। उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने आपदा अलर्ट सिस्टम का टेस्ट किया है। मेरे सहयोगी शिवांक इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांक, अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था, तब अचानक मोबाइल में आवाज आती है और यह अलर्ट, बताएं सरकार की तरफ से नई पहल। जी बिल्कुल आशु जी, देखिए मतलब 11:40 के आसपास पूरे भारत भर में आज सभी मोबाइल फोन में इस तरह का ना ब्रॉडकास्ट अलर्ट देखा गया है। जानकारी यह मिल रही है कि मतलब जिस तरह से इजराइल के अंदर इस तरह का ना सिस्टम था कि जब भी कभी आपदा आती थी तो एकदम से मोबाइल फोन के ऊपर पॉपअप आ जाता था और लोगों को मतलब अलर्ट कर दिया जाता था कि आप घरों के अंदर जाएं। तो भारत में जिस तरह से जितनी भी आपदाएं हैं, चाहे मतलब सुनामी, भूकंप, इसमें इस ब्रॉडकास्ट अलर्ट का
का प्रयोग करा जाएगा, और जो युद्ध जैसी परिस्थितियां अगर बनेंगी तब भी इस तरह का जो अलर्ट है वो ब्रॉडकास्ट करा जाएगा फोन में। तो देखिए शिवांग, ये केवल आईफोन्स के लिए है या सभी तरह के फोन, एंड्रॉइड जो जिस तरह के भी फोन है सब पर ये अलर्ट तुरंत आएगा इस तरह की आपदा की स्थिति में? अभी भी हर तरह के फोन, चाहे वो आईफोन हो, चाहे एंड्रॉइड हो, चाहे कीपैड फोन हो, हर फोन के ऊपर ये जो ब्रॉडकास्ट अलर्ट है ये आएगा। आज भी जो मतलब टेस्टिंग की गई है उसमें आईफोन भी थे, उसमें एंड्रॉइड भी था, और उसके अंदर कीपैड फोन्स भी थे जिनके अंदर ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं शिवांक। आईफोन हो, एंड्रॉइड फोन्स हो, कीपैड फोन्स हो, सभी फोन पर किसी भी आपदा स्थिति में अब आपको ऐसा अलर्ट आएगा। सरकार की बहुत बड़ी पहल।